गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे गैसेस स्टेट्स के बारे में। गैसेस स्टेट्स में मैं गैस लॉ के बारे में बात करूंगा और जो ये गैस लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सारी बातें अपन करते हैं। तो फर्स्ट जो मैं गैस लॉ है उसके बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है। फर्स्ट जो गैस लॉ है, गैस के लिए कुछ लॉ दिए गए हैं, उनको अपन गैस लॉ बोलते हैं। तो पहला जो है आपके पास वो है बॉयल्स लॉ। तो देखें बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक आप लिखते हो PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ अपन को क्या बताता है? बॉयल्स लॉ जो है अपन को ये बताता है कि अगर इस टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर देते हो तो आपके पास ये देखो फिक्स अमाउंट की अगर आपने गैस ले ली तो N भी कांस्टेंट हो गया, R यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म्स कांस्टेंट हो जाती है। तो अपन बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो आप देखें फिक्स्ड अमाउंट की गैस लेंगे तो N भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स जो होगा आपका PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। अगर PV कांस्टेंट आप कर देते हो तो आप यहां से कई बातें लिख सकते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि P प्रोपोर्शनल 1/V लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें अपन कर सकते हैं। तो देखें यहां से अपन देखें कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर ऑफ, ये बोलेंगे अपन प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। प्रेशर अपन ले लें, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहां से प्रेशर है गैस का, वो वॉल्यूम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस is inversely proportional to the volume of gas, ठीक है। ये अपन बोलेंगे, ये जो है बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखें, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट, फिक्स्ड अमाउंट की गैस कर दी तो N भी कांस्टेंट, तो आपका P प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/V, यानी प्रेशर जो है गैस का वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखें अगर आपको बोला जाए कि यहां पर ग्राफ के लिए बोला जाए कि ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जो बनाएंगे अपन वो बनाएंगे, अपन देखो ग्राफ बना रहे हैं। पहला ग्राफ जो है अपना वो है ग्राफ बिटवीन किसके बीच में बना रहे हैं अपन, P और किसके बीच में बना रहे हैं, 1/V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर के बीच में और 1/V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ जो आएगा आपके सामने वो कुछ ऐसा आएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आप कैसा ग्राफ बनाते हो, वो इस तरह से ग्राफ आएगा आपके पास, ये ऐसा है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसको बढ़ाओगे 1/V को तो P भी बढ़ रहा है, तो इधर से 1/PV बढ़ाते हो तो P भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ आ गया, P और 1/V के बीच में ग्राफ आ गया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ये एट कांस्टेंट क्या है बताओ, ये टेम्परेचर पर है। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई गैस के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको ये जो इसमें जो कर्व मिल रहा है, ये इस कर्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस कर्व को आइसो और क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आइसो थंब। तो यहां पर ग्राफ जो है, इफ ग्राफ is plotted, इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। और किस पर प्लॉट कर रहे हैं, एट कांस्टेंट और क्या बोलेंगे, टेम्परेचर पर प्लॉट कर रहे हैं। तो जो कर्व मिलेंगे, कर्व देन ऑब्टेन कर्व, जो अपन को कर्व मिल रहे हैं वो कर्व जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, आइसोथर्म बोलेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पे दूसरी चीज है
ये तो चलो P और 1/V के बीच में ग्राफ आ गया, ठीक है। एक कर्व आपको मिला है, एक टेम्परेचर आपने लिया है T टेम्परेचर, उस पे आपको एक कर्व मिला है। अगर आप कई सारे टेम्परेचर लेते हो तो आपको कैसा कर्व मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखें आगे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, लेकिन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो यहां से देखें, आपने एक ग्राफ देखा, दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा इसी में कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, देखो यहां से P ले रहे हैं, यहां से 1/V ले रहे हैं, एक कर्व आपको मिल रहा है, इसको मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पे मिल रहा है, दूसरा कर्व आपको मिल रहा है, मान लेते हैं कि इस पे टेम्परेचर जो है वो T2 है, तीसरा कर्व आपको मिल रहा है वो आपको T3 टेम्परेचर पे मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है वो आपसे कि T1, T2 और T3 में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो देखें इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए एक आप लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बोलूंगा मैं, P कांस्टेंट हो चुका। देखो इस कर्व के लिए भी प्रेशर इतना ही आएगा, इस कर्व के लिए भी प्रेशर इतना आएगा, इस कर्व के लिए भी प्रेशर इतना आएगा, मतलब कर्व के हर एक पॉइंट पर प्रेशर आपका कांस्टेंट हो चुका है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है तो PV = इसे अपन क्या बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल T बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे बताओ, T। अब देखो अगर वॉल्यूम के आपको बारे में पता है तो टेम्परेचर के बारे में आप बता सकते हो। तो यहां से एक काम करो, ये जो टेम्परेचर है T1, इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेक करो कितना आ रहा है, वॉल्यूम चेक करो। तो वॉल्यूम जो आएगा आपके पास 1/V की वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है। अगर 1/V की वैल्यू कम है, 1/V जो है आपके पास लेस है, तो V जो होगा वो तो मोर होगा। बोलो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 1/V की वैल्यू कम आ रही है, लेस आ रही है, तो V की वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, ठीक है। तो V ज्यादा आएगा, तो V अगर ज्यादा आएगा, सुनो, अगर V आपके पास ज्यादा आया, V ज्यादा आया, मतलब आप ये देखोगे कि T1 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में V जो यहां पर आएगा अपन को, जिसको अपन V1 बोलेंगे, वो क्या आएगा, मोर आएगा, क्या आएगा, मोर आएगा, ठीक है, V1 ज्यादा आएगा। और अपन बात करेंगे T2 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो T2 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आपके पास जो वॉल्यूम मिलेगा वो मान लेते हैं कि वो V2 मिलेगा, और यहां पर जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं कि V3 मिलेगा, और ये आपके पास अलग अलग टेम्परेचर पर वॉल्यूम मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आपको बताइए ये V1 सबसे बड़ा आएगा और V3 जो आएगा वो सबसे छोटा आएगा, यहाँ पे लेस आएगा। आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ये 1/V है, और यहां पर आप देख रहे हो कि ये वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, 1/V ज्यादा है, यहां से 1/V ज्यादा है। 1/V अगर ज्यादा हुआ तो V जो आएगा वो क्या जाएगा, कम आ जाएगा, मतलब V3 कम आएगा, ठीक है। यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक जो है 1/V की वैल्यू क्या है बताओ, कम है, 1/V छोटा है, तो V जो होगा वो इनवर्स से नीचे है, तो V1 क्या जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला आपके पास, कंक्लूजन ये निकला कि ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये और छोटा आ रहा है, और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो आप बोलोगे कि इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर जो आएगा वो ज्यादा आएगा, T1 = T2 = क्या आएगा, T3, इस बात से बोलोगे आप ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। अब सुनो मेरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। अगर आपको ये ग्राफ पूछता है इस तरीके से, ग्राफ में कैसे भी चकमा दे सकता है आपसे, कैसे भी पूछ सकता है, आप घबराना मत, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर प्रेशर ले लो और यहाँ वॉल्यूम ले लो, ठीक है, ग्राफ में ऐसे पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर ले लें, यहाँ पर वॉल्यूम ले लें, और आपसे बोले कि अलग अलग आपको क्या मिल रहे हैं, ये कर्व मिल रहे हैं, ठीक है, एक पे टेम्परेचर T1 है, एक पे T2 है और एक पे T3 है। अब आपसे पूछे कि आप बताओ T1, T2, T3 में रिलेशन, तो फिर जो रिलेशन आएगा ना, अब उल्टा आएगा। उल्टा क्यों आएगा ये, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है, T1, इसके रेस्पेक्ट में T2 है, इसके रेस्पेक्ट में T3 है। हर एक कर्व पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे कर्व पर टेम्परेचर T3 है, कांस्टेंट है यहाँ पर,
ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि T1 T2 T3 में रिलेशन बताओ, तो फिर से आप वही लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस कर्व पर भी प्रेशर उतना ही है, इस पे भी उतना ही प्रेशर है, मिलाओ प्रेशर को, इस पे भी मिलाओ, हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P कांस्टेंट हो चुका। अगर P कांस्टेंट होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, T बोलेंगे। और इसके रेस्पेक्ट में आप देखो जरा, इसके रेस्पेक्ट में देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम आएगा वो T1 है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम V1 आएगा। इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या आएगा, V2 आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो V3 आएगा। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। बोलो, अगर मान लो ये V1 आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कितना है बताओ, T1 है। अब बताओ V और T क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको इतना तो पता है V1 छोटा है, V2 और बड़ा है, V3 और बड़ा है, क्योंकि इधर आपने V ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर V1 छोटा है तो उसके रेस्पेक्ट में T1 छोटा आएगा, और अगर T1 छोटा आया और V3 बड़ा है तो इसके रेस्पेक्ट में T3 बड़ा आएगा, तो T3 जो होगा सबसे बड़ा, फिर T1, T2 होगा, फिर T1 होगा। ये रिलेशन आएगा, उल्टा रिलेशन आएगा। ठीक है, अभी तो सुनो मेरी बात, अभी तो और क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे, आपसे पूछ ले इसने कि log P और log V के बीच में log वाला कॉन्सेप्ट ले ले, तो फिर जो है क्वेश्चन में फिर ट्विस्ट आ जाएगा। पहली चीज तो उस केस में ग्राफ ही कैसा बनेगा, तो बताता हूं उस चीज को आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर अगला ग्राफ बताता हूं मैं आपको। सुनो, एक ग्राफ आपसे पूछ लेगा, सिंपल सा ग्राफ पूछेगा आपसे। ठीक है, क्या देखो, एक आपसे ये पूछ लेगा कि यहां से जरा बताओ कि फोर्थ जो ग्राफ है आपसे पूछ सकता है ये कि यहां से जरा ये बताओ कि पीवी एंड और क्या है V के बीच में ग्राफ बनाओ। ठीक है, और एट क्या पूछेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पूछेगा। चलो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप देखोगे तो पीवी जो आता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म्स जो है आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। अगर किसी कांस्टेंट के साथ किसी का भी ग्राफ खींचो, किसी का भी कितो ही ग्राफ खींचो, कैसा ही ग्राफ खींचो किसी के बीच में, ठीक है, अगर कांस्टेंट के साथ खींचोगे ना तो लाइन जो जाएगी वो हमेशा सीधी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये पीवी तो भाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाते चलो, कितना ही बढ़ा दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका पीवी जो रहेगा वो तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो लाइन सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये पीवी और पी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। अब आपसे पूछ सकता है कि कांस्टेंट पीवी और वी के बीच में ना पूछ के पी ले सकता है, यहाँ पे और कोई टर्म्स ले सकता है, कुछ भी ले इसके सामने, पीवी के सामने, वो लाइन जो जाएगी ना वो सीधी जाएगी, क्योंकि पीवी कांस्टेंट है इस वजह से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखें, अगर मान लो यहाँ पर ग्राफ ना है, उसका भी ऐसे बन जाएगा। देखो, फिफ्थ जो ग्राफ है अपने पास वो ऐसा है, पीवी एंड क्या है बताओ, पी, और ये किस पर है, एंड कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे बताओ, टेम्परेचर। तो कैसा ग्राफ आ जाएगा बोलो, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर ये पीवी है और यहाँ पर क्या है, पी है, बोलो ये कांस्टेंट, तो लाइन सीधी जाएगी, खत्म बात। ठीक है, अब जो सिक्स्थ ग्राफ पूछ सकता है इसमें, सुनो मेरी बात, सिक्स्थ जो पूछ सकता है वो क्या पूछेगा, सिक्स्थ जो ग्राफ है वो बताने जा रहा हूं, ग्राफ बिटवीन, अब इंपॉर्टेंट है, क्या है सुनो, ग्राफ है लॉग टी एंड लॉग 1/v, log p और log 1/v के बीच में ग्राफ पूछ सकता है आपसे। तो देखो, सिंपल सी चीजें इसमें, क्या बोलोगे आप, यहां से उठाओ, आप यहां से ये कॉन्सेप्ट उठाओ, क्या है, p प्रोपोर्शनल 1/v है, तो यहां से क्या बोलोगे, यहां से बोलोगे आप ये चीज बोलोगे कि p प्रोपोर्शनल 1/v, तो इसको आप खोलोगे तो p इक्वल टू क्या जाएगा, कांस्टेंट, जिसको k बोल देंगे और v रख देंगे। ठीक है, अब सुनो, यहां से ये जो इक्वेशन आए इसमें क्या करें, log से मल्टीप्लाई कर दें, तो log t इक्वल टू log और क्या लिख देंगे, k/v लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप आगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप आगे लिख सकते हो कि log t इक्वल टू log k, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बोलो, इसको आप लिख सकते हो k इनटू में क्या लिख सकते हो, 1/v लिख सकते हो, बोलो। और इनटू को हटाने के लिए क्या करते हैं, बोलो, इनटू को हटाने के लिए यहां पर प्लस लगा देते हैं, प्लस। ठीक है, और प्लस लगा करके फिर क्या लिख देंगे, log और क्या लिख देंगे, 1/v। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। अब बताओ इसको क्या मान लें, इसको मान ले y, ठीक है, इसको y मानो,
और आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हो, ये देखो ग्राफ है आपकी, बात सुनो, ग्राफ जो है वो अपन प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, log p और log 1/b के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसको तो हमेशा मानते हैं y, इसको क्या मानते हैं बोलो x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये तो y हो जाएगी और x जो टर्म्स है आपके पास ये है, और x के साथ हमेशा जो आता है वो m जरूर आता है, स्लोप जरूर आती है। स्लोप कुछ भी नहीं दे रहा थी तो 1 मानेंगे, और 1 अगर मान लिया तो स्लोप m जो होगा आपका 1 है, तो इसका मतलब m जो होगा वो tan 45 होगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको पता होगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, ये मानोगे आप इसको m मान लिया आपने, ठीक है, इसको x मान लिया, और इस टर्म्स को क्या मानोगे, c मानोगे, ठीक है। और एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन y = mx + c, ठीक है। m दे नहीं रखा था इसमें, अपन ने बनाया 1, और 1 तभी बन सकता है जब m की वैल्यू जो है वो tan 45 हो जाए। m जो होती है स्लोप होती है, स्लोप को हमेशा tan थीटा के इक्वल अपन करते हैं। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट की जाए कि tan जो हो थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, जिससे m भी आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, और ये अपनी बात जो है वो ट्रुथ हो जाए, ठीक है। तो m यहाँ पर 1 करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 रखो, और थीटा 45 रख दिया तो ये 1 हो जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट कर दो, कुछ भी नहीं। अब तो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो अब जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, यहां से ग्राफ प्लॉट करें आप, तो देखें यहां पर आपके पास जो ग्राफ आएगा, देखो यहां पर स्लोप आपका पॉजिटिव है, और y = mx + c का जो ग्राफ आता है हमेशा ऐसा आता है, ऊपर की तरफ जाती लाइन, ये इंटरसेप्ट होता है इसमें, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है अपने पास कितनी है, वो log k है, ठीक है। y एक्सिस पर क्या है बताओ, y एक्सिस पर है log, और क्या है बताओ, p है। x एक्सिस पर क्या है बोलो, x एक्सिस पर जो होगा अपने पास log 1/b है, ठीक है, ये अपन बोलेंगे। अच्छा अब देखो ऐसा आपके पास ग्राफ आ गया, ऐसा आप बोल दोगे ग्राफ, यहां पर जो थीटा है, थीटा वो कौन सा बनेगा, थीटा सुन लो जरा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा यहां पर जो बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है, ये 45 डिग्री का बनेगा, ये चीज है। तो ये कुछ मैंने आपको ग्राफ बताए, ठीक है, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। अब सुनो आगे, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आगे देखो, इसके बाद आगे क्या है। बॉयल्स लॉ जो होता है वो कहां पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। एक में ग्राउंड लेवल की बात करूं, एट ग्राउंड लेवल, ठीक है, और एक में बात करता हूं क्या, एट हाई एल्टीट्यूड। आप ज्यादा ऊंचाई पे चले जाओ, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, तो क्या होता है, ठीक है, पहाड़ों पे प्रेशर जो होता है ना P, वहां पर हाई एल्टीट्यूड पर P लेस होता है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको ग्राउंड लेवल, यहां की बात करता हूं मैं, ये एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन कहां पे एप्लीकेबल है ये, तो सुनो, ग्राउंड लेवल पर जो प्रेशर होता है ना वो ज्यादा होता है, P मोर होता है। और आपने बॉयल्स लॉ में ये इक्वेशन पढ़ते ही आप P = 1/b, तो अगर P ज्यादा है तो B बताओ बच्चों क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि P और B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से B जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। और आप ये भी पढ़ते हो, सुनो, D = m/b पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपके पास वॉल्यूम लेस आया तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी। मैं यहां पर ग्राउंड लेवल पर एयर की बात कर रहा हूं, एयर का प्रेशर ज्यादा है यहां पर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एयर की यहाँ की ज्यादा हो जाएगी। और आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है, तो डेंसिटी जो होगी वो वहां की क्या हो जाएगी, वहां की डेंसिटी जो होगी एयर की वो कम हो जाएगी। और वहां की अगर डेंसिटी कम हुई, एयर की डेंसिटी ऑफ एयर अगर कम है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर अगर कम है तो अपन क्या बोलेंगे, वो कैसी एयर है, ये कम हुई, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर एयर की डेंसिटी कम है तो उसको बोलते हैं लाइट एयर, हल्की एयर है, ठीक है। और अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूंगा तो यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा आ रही है, डी ज्यादा आ रहा है, तो मैं बोलूंगा डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है यहां की वो क्या होगी बताओ, वो ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी तो वो कैसी एयर होगी, उसको बोलते हैं हैवी एयर। क्या बोलते हैं उसको, हैवी एयर बोलेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक है हैवी एयर और एक है लाइट एयर।
किसको आप जल्दी इनहेल कर पाओगे? लाइट एयर जो होती है ना, हल्की, वो तो फैलती है, और जो डेंस एयर होती है ना, या जो हैवी एयर होती है, वो क्या होती है? फैलती कम है, उसको आप जल्दी इनहेल करोगे तो रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पे रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि वो हल्की होती है बिल्कुल, तो वो फैल जाती है ज्यादा। रेस्पिरेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, वो एयर अंदर आपके पास नहीं आ पाती। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो आप, रेस्पिरेशन, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, और यहां पर हैवी एयर होने की वजह से नॉट डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, किसमें? रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये वाली बात है। चलो, ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताया बॉयल्स लॉ का। अब जो बात करेंगे उसके बाद चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। तो इसको ध्यान से देखते हैं कि चार्ल्स लॉ में क्या, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ते हैं अपन। ठीक है, चार्ल्स लॉ, तो इसमें देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो होता है, इसमें अपन P कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, P इसमें क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे चार्ल्स लॉ में। तो अब आ जाइए यहां पर P इक्वल्स टू nRT पे, वापस आइए, वापस मूव कीजिए। यहां पर चार्ल्स लॉ में देखें, P को कांस्टेंट कर दिया आपने, और अगर P को कांस्टेंट कर दिया तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? ये कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और T जो है वो तो कांस्टेंट नहीं है। फिक्स्ड अमाउंट की गैस लोगे तो N भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूरा टर्म्स कांस्टेंट, तो आप लिखोगे यहां से क्या लिखोगे? P। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे? NR। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या लिखोगे? V अपॉन T। बोलो, लिख सकते हो? एक मिनट, T अपॉन में आप लिखोगे यहां से T अपॉन में V। ठीक है, ये लिख सकते हो। ये पूरा टर्म जो है आपका कांस्टेंट हो चुका है, और ये पूरा जो है टर्म्स अगर कांस्टेंट हो गया तो आप क्या बोलोगे? यहां से इसको K मान ले, K इक्वल्स टू T अपॉन V लिखते हैं, और यहां से क्या लिख सकते हो? T इक्वल्स टू K V लिख सकते हो। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? V प्रोपोर्शनल T लिख सकते हो, या T प्रोपोर्शनल V लिख सकते हो। तो ये चीज आ रही है यहां से। ठीक है, तो बोलते हैं यहां पर चार्ल्स लॉ के लिए स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा कि एट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसा आ रहा है कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे? डायरेक्टली, और क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल, और टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो यहां से अपन ये बोलेंगे, ये स्टेटमेंट बोलेंगे इसका। देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और फिक्स्ड अमाउंट की गैस ली है, तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहां से ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन ग्राफ बिटवीन अपन कर रहे हैं किसके बीच में? V एंड T, V और T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको दो तरह के ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। V और T के बीच में ग्राफ आपसे पूछा जाए तो दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, केल्विन ले सकते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। तो दोनों के लिए मैं ग्राफ बताऊंगा। तो समझते हैं ग्राफ को कि ग्राफ कैसे बनेगा। V एंड T के बीच में, और एट कांस्टेंट और P को कांस्टेंट करेंगे तब। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं ग्राफ को कैसा आएगा। तो ध्यान से देखना आप कि ग्राफ है वो कैसे अपन प्लॉट करें। तो देखें एक बार, तो ग्राफ बिटवीन V एंड T। अब देखिए टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में लिया तो ऐसा ग्राफ आता है। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो यहां पर V ले लेते हैं, और यहां पे T टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, तो ऐसा ग्राफ आएगा जी। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा आपको। और अगर यहां पर क्या ले रहे हैं? V ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर ले रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर आपकी बार डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लोगे, ठीक है, टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे,
तो वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेने पर आपके सामने जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। यहां पर आप लोग टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहां पर आपके पास V है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो ग्राफ जो आता है आपके सामने वो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ये ग्राफ आ रहा है। सुनो मेरी बात, ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं ना तो आगे यार कहां पर काटता है, ये वाली चीज है, कहां पर ये लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यहां पर ये काट रही है सपोज, तो यहां पे जो काट रही है टेम्परेचर वहां पर होगा -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, या फिर इसको 0 केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट और क्या बोलते हैं, जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोलते हैं। और 0 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट और क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, अचीव नहीं कर सकते आप यूजुअली, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो ये ग्राफ आ रहा है V और T डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। इसमें भी वही बात है कि ये लाइन आपके पास आ रही है, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आ रही है। तो आपको पता है कि यहां पर ये जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है एट क्या बोल रहे हैं अपन, कांस्टेंट और T पर प्लॉट कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट कर रहे हैं और आपके पास जो है यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है और यहाँ पर P3 है, ठीक है। फिर से लाइन प्लॉट करोगे आप और लाइन प्लॉट करने पर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका, वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका, तो इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T1 मानेंगे, इसके रेस्पेक्ट में T2 मानेंगे और इसके रेस्पेक्ट में क्या मानोगे, इसके रेस्पेक्ट में T3 मानोगे, ठीक है। अब देखो यहां से आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका, तो PV = nRT से क्या बोलेंगे, PV = nRT से वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका तो P is directly proportional to T बोलेंगे। तो यहां से बोलेंगे P is directly proportional to T। और T के बारे में आपको पता है कि ये T छोटा है, इतना सा है, ये T बड़ा है, ये और बड़ा है, तो इस T के रेस्पेक्ट में जो P आएगा वो छोटा आएगा और इस T के रेस्पेक्ट में जो P आएगा वो बड़ा आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, P3 is greater than P2 is greater than क्या बोलेंगे, P1, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें भी वही चीज लगा सकते हो। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं कि ये ग्राफ कैसे आया इसमें, ठीक है। तो सुनना इस ग्राफ के बारे में कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। मान लेते हैं कि कोई गैस है, उस गैस का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो वॉल्यूम है मान लेते हैं वो V0 है अपने पास, ठीक है, V0 है। तो ये एक्चुअली में VT है, T वॉल्यूम पर गैस का वॉल्यूम है। अब देखें 1 डिग्री सेल्सियस जो है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप राइज कर रहे हो देन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है वॉल्यूम जो हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज बाय 1/273 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ऐसा देखा जा रहा है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जितना उसका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V0, उसका 1/273 टाइम्स क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम जो है 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है V0 और कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इनिशियल जो वॉल्यूम है उसका 1/273, इनिशियल कितना है V0, इसका 1/73 कितना हो जाएगा, V0/273 इंटू कर देंगे इससे, इतना वॉल्यूम क्या हुआ है, राइज हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम बताओ प्लस कर देंगे। और अगर मान लो T डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो T डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस पर इतना आ रहा है तो T डिग्री सेल्सियस पर क्या आ जाएगा, बोलो मेरे दोस्तों, क्या आएगा, V0 प्लस V0 इंटू में T डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो T पे कितना आएगा, इंटू कर दोगे और अपॉन 273, ये आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये आ गया
अब यहां से आप ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे टर्म्स को 1/273 जो टर्म्स है ना इसको अल्फा के इक्वल मान सकते हैं। अल्फा के इक्वल मानेंगे तो VT डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 प्लस और क्या लिखेंगे V0 और इस टर्म्स को 1 को लिख देंगे अल्फा और इनटू T लिख देंगे। बोलो 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 बोलो, ये बात आई और इसी से ही ये ग्राफ आपका बना है। ठीक है, इससे आप कैसे बनाए मैं आपको बता देता हूं कैसे से ग्राफ बना। तो सुनना, यहां से क्या बोलोगे आप, यहां से आप बोलोगे VT ठीक है इज इक्वल टू V0 को क्या मानेंगे, V0 को जो मान लेंगे अपन वो मान लेंगे यहां पर, ये तो आपके पास क्या हो गया y, तो ये तो y है। ठीक है, इसको मानेंगे C और प्लस इसको क्या मानेंगे V0 इंटू में क्या मानेंगे T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो टर्म्स है ना, ये वाले टर्म्स, कौन सी टर्म्स, ये वाली जो टर्म्स है ना, ये तो आपकी m है, स्लोप है, और ये जो है T डिग्री सेल्सियस ये क्या है x है, तभी तो ये आया y इज इक्वल टू क्या बोलोगे mx प्लस c, तभी तो ये लाइन ऐसी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आया, और ये लाइन जो है यहाँ पर आ रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक क्रॉस करेगी। तो आई होप इतनी बातें मैंने आपको बताई, आपको इंटरेस्ट आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको चीजें समझ में आई, सारी चीजें आपको समझ में आई, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।